accounts, business studies, economics, Commerce 985। नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं जिनका इस्तेमाल इकोनॉमिस्ट्स किसी भी देश की परफॉर्मेंस को नापने के लिए करते हैं। सुनने में तो ये एक बहुत बड़ी पहेली जैसा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब असल में कुछ बहुत ही आसान पर बेहद जरूरी नियमों को समझने से शुरू होता है। इसकी शुरुआत होती है सिर्फ दो बुनियादी सवालों से। पहला, जो इनकम हुई है वो किस तरह की है, और दूसरा, जिस सामान की बात हो रही है उसका आखिरी मकसद क्या है। अगर इन सवालों के जवाब सही मिल गए तो समझिए कि इकोनॉमी की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनकम की, क्योंकि इकोनॉमी की नज़र में हर तरह से मिला पैसा एक जैसा नहीं गिना जाता। देखिए, एक होती है वो इनकम जो मेहनत से कमाई जाती है और दूसरी वो जो बस मिल जाती है, जैसे किसी बड़े से मिला हुआ कोई गिफ्ट। इकोनॉमिक्स में इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। जो इनकम कमाई जाती है उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। इसे अर्निंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। मतलब ये पैसा कमाने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई ना कोई सर्विस देनी पड़ती है, जैसे कि जमीन के बदले किराया, काम के बदले मजदूरी या सैलरी, पैसे लगाने पर ब्याज और बिजनेस करने पर प्रॉफिट। ये सब क्लासिक एग्जाम्पल हैं फैक्टर इनकम के। अब दूसरी तरफ है ट्रांसफर इनकम। इसे कहते हैं रिसीट कॉन्सेप्ट। मतलब ये बस मिल जाती है, इसके बदले में कोई सामान या सर्विस नहीं दी जाती, जैसे स्कॉलरशिप, बुढ़ापे की पेंशन या बेरोजगारी भत्ता। अब देखिए, ये पैसा पाने वालों के लिए बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इससे इकोनॉमी में कोई नया प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है ना? और यही है सबसे बड़ा फर्क। जब भी हम देश की नेशनल इनकम की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को ही शामिल किया जाता है, ट्रांसफर इनकम को नहीं। चलिए, इनकम वाली पहेली तो सुलझ गई। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर, सामान और उसका आखिरी मकसद क्या है। और ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं पर हिसाब किताब में सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। ये सवाल सुनने में बड़ा सीधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब दूध में नहीं, बल्कि इस बात में छिपा है कि उस दूध का इस्तेमाल कौन और किस काम के लिए कर रहा है। और यहीं पर आता है सबसे जरूरी नियम। हमेशा याद रखें, किसी भी सामान को इस बात से नहीं परखा जाता कि वो क्या है, बल्कि इस बात से कि उसका आखिरी इस्तेमाल यानी एंड यूज क्या है। तो किसी भी सामान को पहचानने के लिए हम एक बहुत ही आसान सा एंड यूज टेस्ट कर सकते हैं। बस 3 सवाल पूछने हैं। जैसे मान लीजिए एक चाय की दुकान वाला दूध खरीदता है। वो इस दूध का क्या करेगा? जाहिर है चाय बनाने में इस्तेमाल करेगा और फिर उस चाय को बेचेगा। तो यहाँ पर दूध क्या हुआ? एक मध्यवर्ती वस्तु या इंटरमीडिएट गुड। लेकिन अगर वही दूध का पैकेट कोई परिवार अपने घर में इस्तेमाल के लिए खरीदता है तो बस वो दूध अपनी मंजिल तक पहुंच गया, उसका फाइनल इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए अब वो एक अंतिम वस्तु या फाइनल गुड बन गया। और ये फर्क करना इतना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है ताकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बचा जा सके। सोचिए, अगर हम चाय की दुकान वाले के दूध की कीमत भी गिन लें और फिर उसकी बनाई चाय की कीमत भी गिन लें, तो दूध की कीमत तो 2 बार जुड़ गई ना। बस इसी से बचने के लिए सिर्फ फाइनल गुड्स को ही गिना जाता है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, क्योंकि फाइनल गुड्स भी 2 अलग-अलग तरह के होते हैं। एक होते हैं कंजम्पशन गुड्स यानी उपभोग वस्तुएं। ये वो चीजें हैं जो सीधे सीधे हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं। और दूसरे होते हैं कैपिटल गुड्स यानी पूंजीगत वस्तुएं। ये वो सामान है जो आगे प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। अब इसे कार के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कार डीलर जब कार खरीदता है तो उसका मकसद क्या है? उसे दोबारा बेचना, है ना? तो डीलर के लिए वो कार एक इंटरमीडिएट गुड है। अब वही कार अगर कोई परिवार खरीदता है तो वो उसे अपने इस्तेमाल के लिए खरीद रहा है, तो अब ये बन गई एक फाइनल कंजम्पशन गुड। बस यहाँ इसकी कहानी खत्म। और सोचिए, अगर वही कार एक टैक्सी ड्राइवर खरीदता है तो वो उस कार से पैसे कमाएगा, यानी ये कार उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, एक कैपिटल है। तो इस केस में ये कार बन गई एक फाइनल कैपिटल गुड। और अब आखिरी कॉन्सेप्ट, जो ये कैपिटल गुड्स होते हैं, जैसे टैक्सी ड्राइवर की कार, ये लंबे समय तक चलते हैं और वक्त के साथ इनकी कीमत घटती भी है।
इकोनॉमी को मापते वक्त इस बात का भी हिसाब रखना पड़ता है। सोचिए आपने एक नया कैमरा खरीदा। जैसे ही आप उसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है ना? नॉर्मल टूट फूट, समय बीतने या टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाने से। बस किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में आने वाली इसी गिरावट को डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास कहते हैं। तो यहीं से दो और टर्म्स निकलकर आते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है डेप्रिसिएशन को गिने बिना किया गया कुल निवेश। और जब हम इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू घटा देते हैं तो हमें मिलता है नेट इन्वेस्टमेंट, जो हमें बताता है कि हमारी कैपिटल में असल में कितना इजाफा हुआ है। तो संक्षेप में बात यह है, किसी भी इकोनॉमी को सही नापने के लिए हम सिर्फ कमाई हुई इनकम यानी फैक्टर इनकम को गिनते हैं और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को गिनते हैं, और साथ ही ये भी हिसाब रखते हैं कि समय के साथ एसेट्स की वैल्यू कितनी कम हो रही है। ये देखने में भले ही आसान से नियम लगे, लेकिन यही नियम अरबों खरबों रुपए को 2 बार गिने जाने से रोकते हैं। ये तो बस कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जरा सोचिए, हमारी इकोनॉमी को ऐसे और कितने अदृश्य नियम चला रहे होंगे जो हमें दिखाई तक नहीं देते। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कॉमर्स 95 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास की वीडियो यहां देखें। Study smart. Score 95+.